प्लेन का सफर तो आप सभी ने कभी ना कभी किया ही होगा। तो आपको बता दूं कि दुनिया भर में उड़ने वाले जो प्लेन हैं उनमें से 99% प्लेन्स को दो ही कंपनियां बनाती हैं, बोइंग और एयरबस। आपको बता दूं हमारी कंट्री में भी 1980 में प्लेन बनाने की प्रक्रिया चालू हो गई थी, लेकिन आज तक हमारा देश कोई बड़ा पैसेंजर प्लेन नहीं बना पाया। मतलब ये है कि 99% प्लेन मैन्युफैक्चरिंग मार्केट में हमारी कंट्री ने 1% भी हिस्सा एक्वायर नहीं किया है। और इसका क्या कारण है मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमारे देश में टैलेंट या रिसोर्सेज की कमी हो। हमारे पास बहुत ब्रिलियंट इंजीनियर, साइंटिस्ट और वर्कर्स अवेलेबल हैं जो कि बहुत अच्छा प्लेन बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दिक्कत आती है एविएशन मार्केट की, जिसे आज के टाइम में एक कार्टेल की तरह चलाया जाता है, जहां पर बाहर वालों की एंट्री नहीं होती। अनफॉर्चुनेटली इंडिया भी उन्हीं बाहर वालों में से एक कंट्री है जिसे बाहर वालों की तरह एंट्री नहीं दी जाती। अब इसका कारण क्या है मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, बोइंग और एयरबस ये दोनों कंपनी जिनके हाथों में आज का 99% मार्केट है एयरप्लेन मैन्युफैक्चर का। चलिए इनके पीछे की हिस्ट्री मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, 1918 में बोइंग की शुरुआत यूएसए में हुई और ये बहुत ज्यादा इनिशियल पेयर मार्केट बन चुके थे एविएशन मार्केट के। अब वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जेट्स, मिलिट्री एयरक्राफ्ट, ट्रांसपोर्टेशन क्राफ्ट और ये सारी चीजें बोइंग कंपनी बनाती थी। काफी समय तक सरकार के लिए ये कंपनी महत्वपूर्ण रही। जब वर्ल्ड वॉर 2 अपने चरम सीमा पर पहुंचा तब बोइंग की जरूरत और ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि सरकार को अब जरूरत थी बड़े जेट्स की, मिलिट्री के लिए बड़े एयरक्राफ्ट और बॉम्बर्स वगैरह की। तब उस समय पर $100 बिलियन की फंडिंग बोइंग को मिली ताकि वो इन सब चीजों को डेवलप कर पाए। और वर्ल्ड वॉर खत्म होते होते बोइंग और यूएसए गवर्नमेंट के रिलेशन इतने स्ट्रांग हो गए जैसे कि बोइंग इसका ही हिस्सा हो गई हो। उसी समय पर यूरोप के अंदर कई छोटी कंपनीज अपने आप में डेवलप कर रही थी, क्योंकि उनको भी काफी जरूरत थी और छोटे छोटे इनोवेशंस इनकी तरफ से भी देखने के लिए मिले। लेकिन बोइंग के मुकाबले की अभी तक की कोई कंपनी नहीं थी, क्योंकि बोइंग को बहुत ज्यादा गवर्नमेंटल सपोर्ट मिल चुका था। आखिरकार जर्मनी, यूके और फ्रांस ने डिसाइड किया कि हम अपनी तीनों छोटी एविएशन कंपनीज को मिलाकर एक बड़ी कंपनी बनाते हैं। और दोस्तों, इस तरीके से एयरबस का फॉर्मेशन हुआ। और अब ये दोनों ही कंपनी ऐसी हैं जिनके पास 99% मार्केट है एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग का। आपको बता दूं, बोइंग यूएसए का सेकंड लार्जेस्ट लॉबिंग एजेंट है और हर साल यूएस के अंदर $250 मिलियन की लॉबिंग करता है। अब आपको बता दूं कि लॉबिंग का मतलब क्या होता है। दोस्तों, लॉबिंग का मतलब होता है कि जब अपने हिसाब से रूल्स और पार्लियामेंट्री डिसीजंस को चेंज करने के लिए जब पैसों का इस्तेमाल होता है, उसे लॉबिंग कहते हैं। एक तरह से कहा जाए तो पॉलिटिकल पार्टीज को लुभाना। और अचंभे की बात तो यह है कि यूएसए के अंदर लॉबिंग करना लीगल माना जाता है। दोस्तों, इस ड्यूरोपोली की वजह से इंडिया नहीं बल्कि दुनिया में और भी कंट्रीज ऐसी हैं जो कि एविएशन मार्केट के अंदर एंट्री ही नहीं ले पाती हैं। और यहाँ पर कुछ और फैक्ट्स भी हैं जिनकी वजह से कुछ देश ऐसा नहीं कर पाते हैं। कारण यह है कि प्लेन को बनाना कोई आसान काम तो होता नहीं है। इसको बनाने के लिए एवरेज कॉस्ट लगभग $20 बिलियन होती है। और आपको मैं बता दूं कि आज की डेट में अगर आपको किसी प्लेन को इनिशियल टू फाइनल कंप्लीट करना है तो उसमें लगभग प्रोडक्शन, असेंबली, टेस्टिंग सब कुछ मिला करके लगभग $35 to $40 बिलियन की स्पेंडिंग लगती है। मतलब $35 से $40 बिलियन खर्च होते हैं। कोई भी छोटी कंपनी इस मार्केट में उतरने के लिए $40 से $45 बिलियन को रिस्क पर नहीं लगा सकती है। और देखा जाए तो एयरबस और बोइंग की इस ड्यूरोपोली को खत्म करना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि इन दोनों कंट्रीज के पास बहुत अच्छा गवर्नमेंटल सपोर्ट है, चाहे वो यूएसए हो या फिर यूरोपियन यूनियन हो। और इन गवर्नमेंट्स का इन्फ्लुएंस कितना स्ट्रांग है ये तो आप जानते ही होंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं कैसे पास्ट में इन दोनों कंपनीज ने कुछ कंपटीटर्स को सक्सीड होने से रोक दिया। बात करूं अगर पहले की, तो छोटे एयरक्राफ्ट ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं होते थे बड़े के मुकाबले, और ना ही उनकी एफिशिएंसी ज्यादा होती थी। तो बोइंग और एयरबस ने इस पर तो ध्यान दिया ही नहीं। लेकिन एक कंपनी थी, उसका नाम था बॉम्बार्डियर। दोस्तों, बॉम्बार्डियर एक कैनेडियन कंपनी थी। इन्होंने अंदाजा लगाया आगे आने वाले मार्केट का और इन्होंने छोटे एयरक्राफ्ट्स बनाना स्टार्ट कर दिया, वो भी इंजन एफिशिएंसी को इंप्रूव करते हुए, और वो भी बोइंग और एयरबस से पहले। देन इनके प्री ऑर्डर्स भी बहुत बड़े स्केल पर लगना स्टार्ट हो गए। अब बोइंग और एयरबस को ये समझ में आ गया कि एक नया कंपटीटर आ गया है मार्केट में, और जो कि छोटे एयरक्राफ्ट से लेकर बड़े तक बनाता है। तो बोइंग ने यूएसए गवर्नमेंट के साथ मिलकर 300% का इंपोर्ट टैक्स लगवा दिया बॉम्बार्डियर पर, जिसके कारण बॉम्बार्डियर के लगाए पैसे वेस्ट हो गए और ऑर्डर्स आना भी कम हो गए, और ये कंपनी ऑलमोस्ट डूबने की कगार पर आ गई थी। लेकिन उसी समय एयरबस ने इसके 50.1% स्टेक खरीद लिए और बाद में नॉमिनल मैन्युफैक्चरिंग यूएस में शुरू करते हुए कंपनी को बचा लिया। लेकिन अब बॉम्बार्डियर का प्रोजेक्ट तो बच गया, लेकिन पूरी कंपनी फिर से ड्यूरोपोली वाली कंपनीज के पास चली गई, और इस प्रकार से एक कंपटीटर चला गया। और बाद में इस प्लेन का नाम भी चेंज कर दिया गया। इसी प्रकार चाइना, ब्राजील और जापान ने भी ट्राई किया, बट सक्सीड नहीं हो पाए। तो वहां पर आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से दोनों कंपनीज किसी को भी टिकने नहीं देती। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम कैसे टिक सकते हैं। हालांकि हमारे पास रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, लेकिन जो भी ट्राई करता है वो इन दोनों ड्यूरोपोली कंपनीज के टारगेट पर आ जाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको एयरप्लेन मैन्युफैक्चर मार्केट का खेल समझ में आ गया होगा।